वेलकम टू चैनल ऑफ क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल्स है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और रजिस्ट्रेशन क्यों कंपलसरी है। तो द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन फ्यू केसेस है, अलग अलग केसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सो इफ एन एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख से कम है, तो 10 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उससे हमारे लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अंदर हम देखा रहे तो सबसे पहले हमें दे रखा है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स। सेक्शन 24(1) के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर आप इंटरस्टेट यानी दो स्टेट के बीच में अगर आप कोई टैक्सेबल गुड्स के बारे में आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। इफ द पर्सन इज एंगेज इन द इंटरस्टेट सप्लाई of the goods, GST registration is required. रजिस्ट्रेशन इस तरह से किया जाता है कि इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 lakhs या फिर स्पेसिफिक स्टेट के लिए अगर 10 लाख से लिमिट भी नहीं लिया जाता है, फिर भी आपको उससे कम भी प्रोडक्शन है, आपका टर्नओवर है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स है जो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट, अगर कोई पर्सन है जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर है और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, हैव बीन एग्जेम्प्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी अगर इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर भी हमारे पास एक एग्जेम्पशन है कि अगर वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में है तो नहीं जरूरत है। एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल ओनली, उसके लिए भी रूल बता रखा है। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल द सप्लाईज ऑन ऑल इंडिया बेसिस इज लेस देन 20 lakhs, और स्पेसिफाइड स्टेट के लिए हमारे पास 10 लाख है, और देखा जाए यहाँ पे कि 20 लाख से कम होना चाहिए। देर आर रिक्वायर्ड टू हैव द इनकम टैक्स पैन, उसका टैक्स का पैन इनकम टैक्स पैन नंबर होना चाहिए। द पर्सन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन द कैजुअल रजिस्ट्रेशन इफ दे सप्लाई द गुड्स आउटसाइड द स्टेट। इन स्टेट से बाहर भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको कैजुअल रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी नहीं है, वेदर दे हैविंग देयर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट और नॉट। उसको फिक्स एस्टेब्लिशमेंट कोई एक दुकान है या प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं भी है तो। Second, if a person is engaged in interstate supply of services, registration is not required. ओके अगर सर्विसेज के लिए कर रहा है तो उसके लिए भी नहीं है, लेकिन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 lakhs, 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफिक स्टेट जो है उसके लिए 10 लाख का रूल है। अगर उससे ज्यादा नहीं है तो उसको सर्विस के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है। अब जॉब वर्कर है जो भी कोई जॉब लेके काम करता है विद द टर्नओवर लेस देन 20 lakhs और 10 lakhs जो भी है स्पेसिफिक स्टेट के लिए, हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। ओके, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इवन इफ इज मेक दैट इंटरस्टेट सप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पर्सन को वो अगर वो क्या करता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के हिसाब से वो देता भी है तो एग्जामिशन इज नॉट अवेलेबल टू ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए, गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ के लिए नहीं है, वीवर्स जो है, एंड अदर आर्टिकल्स चैप्टर 71 मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द जॉब वर्क। ये जॉब वर्क के अंदर ये सारी चीज ज्वेलरी बनाना, गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ भी होता है, उसके लिए ये एग्जामिशन नहीं है। ओके, उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन पर कंपलसरी थी। सो यहाँ पे एक टेबल बनाया जाता है कि अलग अलग सिचुएशन के बारे में देखा जाए। अभी जो हमने पढ़ा वही कि सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 lakhs और 10 lakhs है एंड हैविंग अ पैन। सो अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो गुड्स में आएगा, सर्विस में तो आएगा नहीं। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर जॉब वर्क के लिए है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 या फिर 10 लाख से ऊपर नहीं है और ज्वेलरी या गोल्ड स्मिथ के अंदर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन उसके लिए जरूरी नहीं बनता है। एनी अदर सप्लायर है, एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 lakhs। ओके, तो 20 लाख या 10 लाख से नहीं है उसका रूल, तो और कोई भी हो, लेकिन सर्विस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर हाँ वो अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है तो भले ही 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसका सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर अदर कोई सप्लायर्स में आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गुड्स के अंदर, सर्विस के अंदर जरूरी नहीं। एनी अदर सप्लायर रजिस्टर्ड टर्नओवर मोर देन 20 lakhs या फिर 10 lakhs है, तो वो गुड्स हो या सप्लाई हो सर्विसेज हो, दोनों के केसेस के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखा जाता है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए सेक्शन 24(2) के अंदर मेंशन किया गया है।
So if the supply is made by the casual taxable person, GST registration is required. Registration is required even if their aggregate turnover is not more than 20 lakhs or specific state के 10 lakhs. यानी उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं भी होता है, लेकिन वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यानी कैजुअली वो काम करता है और उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में रजिस्ट्रेशन उसका कंपलसरी है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो ऑकेजनली अपना काम करता है. Okay, that is that occasionally undertook a transaction involving the supply of goods or service in the course or a furtherance of his business. Maybe a principal हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है किसी भी any other capacity in the state or within territory, whether he has a no fixed place of business, उसका काम करने की जगह भी नहीं है उसके पास, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, यानी उसका एजेंट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो, तो उसका 20 लाख से कम भी होगा या फिर स्पेसिफाइड स्टेट पे 10 लाख से कम भी रह गया तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है. So casual taxable person is making a taxable supply in India must compulsorily take registration. उसको compulsory registration करवाना पड़ेगा और उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, वो 20 लाख 10 लाख की. Casual taxable person cannot exercise an options of the tax pay under the composition scheme. अगर ये composition scheme का benefit भी नहीं ले सकता, उसको रेगुलर टैक्स ही पे करना पड़ेगा. He must be apply for the registration at least 5 days prior to the commencing of business. इंडिया में अगर बिजनेस करना है उसको, तो उसको 5 दिन पहले, जब से बिजनेस स्टार्ट करा उससे 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. उसके बाद देखते हैं पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अगर वो गुड्स रिसीवर है, जिसको गुड्स मिल रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. ये सेक्शन 24(3) के अंदर मेंशन किया गया. So if the person is required to pay the GST on inward supply under the reverse charge mechanism, GST registration is required. In some cases, registration is not to be avoidance, even if the aggregate turnover of the outward supply of goods and services is not more than threshold limit 20, 10 or 40. आउटवर्ड सप्लाई उसका भले ही कुछ भी हो, 20 लाख हो या 10 लाख हो या 40 लाख हो, कोई भी लिमिट में आता हो, स्पेशल स्टेट में आता है या फिर नॉर्मल गुड्स में आता है, कुछ भी, अगर वो इनवर्ड सप्लाई के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भले ही उसका आउटवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है वो 40 लाख 20 लाख 10 लाख कुछ भी हो जाए. एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स लिमिटेड इज अ शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर फॉर द बांग्ला टीवी चैनल. बांग्ला टीवी चैनल के लिए एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है ये मिस्टर एक्स, जो लिमिटेड कंपनी है. He is located in the Kolkata and his annual turnover is always less than 20 lakhs. उसका turnover always 20 लाख से कम होता है. For using the copyrights of Y, a photographer, for his production house, he pays royalty rupees 30,000. This royalty is chargeable to GST. Okay, तो ये जो royalty होगी 30,000 रुपये उसको पे कर रहा है, तो इट्स उसे इनवर्ट सप्लाई में कंसिडर करेंगे. So however GST is payable by Mr. X, recipient of the supply, वो सप्लाई दे यानी अपनी रिसीप्ट दे रहा है सप्लाई, एंड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कॉन्सिक्वेंटली एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड, इसको हम इनवर्ट सप्लाई कहते हैं, कि वो सर्विस ले रहा है और उसके अगेंस्ट में वो पेमेंट कर रहा है. सो रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, दिस रूल्स इज एप्लीकेबल इवन इफ द एग्रीकल्चर टर्नओवर उसका 20 लाख कम है या 10 लाख से कम है, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं उसको. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सेक्शन 25(4), सेक्शन 25(10) सब सेक्शन 11 है, कुछ भी है उसके अंदर 9, 11 यहाँ पे 4 सब में मेंशन किया गया है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज द सप्लायर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन. यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर को तो करना ही है रजिस्ट्रेशन, और उसके साथ साथ उसको जो सप्लाई देता है, सप्लायर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी उसको जो गुड सप्लाई करता है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है. आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी इन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बेसिस ऑफ द फ्यू केसेस गिवन इन द सेक्शन 24. उसके बाद मेंशन किया गया है कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि कोई एनआरआई है और वो टैक्सेबल आता है, तो सेक्शन 25
सॉरी 24(5) के अंदर मेंशन किया गया है. So non-resident taxable person means a person who is occasionally undertake the transaction involving the supply of the goods or services. वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, और अदर कैपेसिटी, बट हु हैज नो फिक्स प्लेस बिजनेस और रेसिडेंट इन इंडिया. इंडिया में उसकी कोई उसका घर नहीं है, एनआरआई है, वो तो पहले पहचान चुके हैं हम, उसको पता है हमें. और दूसरी चीज हमें यहाँ मेंशन की गई है कि उसका अगर बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं है, कहीं पे भी वो बिजनेस करता रहता है, तो ऐसे केसेस के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अ नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन मेकिंग एंड टैक्सेबल सप्लाई इन इंडिया, इंडिया के अंदर वो टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है, हैज टू बी कंपल्सरी टेक रजिस्ट्रेशन एंड देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे वो 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख का कोई लिमिट नहीं लगने वाला. A non-resident taxable person cannot exercise for options of composition levy. ये composition levy का benefits भी नहीं ले सकता, उसको regular tax ही pay करना पड़ेगा. He has to apply for the registration at least 5 days prior for the commencing his business in India. इंडिया में business करने से पहले 5 दिन पहले उसको यहाँ पे registration करवाना पड़ेगा. Using a valid passport, उसका valid passport यहाँ पे होना चाहिए. अगर पैन कार्ड उसका नहीं भी है तो चलेगा, वैलिड पासपोर्ट है, इनफ. अब बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कोई भी एंटिटी है जो फॉरेन में है और इंडिया में ऐसा बिजनेस कर रही है, एज वे सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. वहां का जहां पे उसे रजिस्ट्रेशन करवाए, जो भी कंट्री से वो बिलोंग करता है, वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको देना पड़ेगा, और यूनिक नंबर ऑफ द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, दैट कंट्री. यानी कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करता है वो हमें पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए वहां का, जिसे आइडेंटिफिकेशन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं. और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड अगर उसके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो ओके. उसके बाद अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट द टैक्स सोर्स, अगर उसको टीडीएस काटना है, जैसे कि कोई कंपनी है, उसके यहाँ सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनकी सैलरी में से टैक्स काट के अगर उसको गवर्नमेंट को देना है, तो वो कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24(6). Section 51 prescribed that the authority and the procedure for the tax deduction at source, that is TDS, government has then introduced the following persons, that is the deductor, to deduct the tax. यानी कौन TDS काट सकता है, तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है. तो डिपार्टमेंट हो सकता है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो काट सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है. लोकल अथॉरिटीज का टैक्स ले सकती है, यहाँ पे टीडीएस काट सकती है. गवर्नमेंट एजेंसीज कर सकती है, और एनी अथॉरिटी, बोर्ड और एनी अदर बोर्ड बॉडी सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन या फिर स्टेट पार्लियामेंट के हिसाब से जिसको परमिशन दी गई है, ऐसी कोई भी अथॉरिटी, या any authority or board or any other body established by the government within the 51% participation by the way of equity of control. ओके, यानी इक्विटी के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए, या फिर उसके इक्विटी शेयर्स होने चाहिए मोर देन 51% टू कैरी आउट दिस फंक्शन, ये काम करने के लिए. सो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके सिवा है सोसाइटीज एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. ऐसी कोई भी सोसाइटीज है जो रजिस्टर्ड है, उस वो भी यहाँ पे टैक्स टीडीएस काट सकती है. या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओके, तो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज होते हैं जो वो भी काट सकते हैं. A tax would be deducted at 2% of the payment made to the supplier, that is deducted on the taxable goods and services. अगर 2% के हिसाब से वो टीडीएस काट सकता है, whether the total value of such supply under the contract exceeding 2,50,000, excluding the amount of GST, without GST वो 2,50,000 से ऊपर होता है तब. If the supplier as well as the place of supply are in a state A and the recipient is located in state B, TDS is not applicable. यानी अगर जो रिसिप्टेंट है वो अदर स्टेट में जा रहा है तो वो टीडीएस नहीं काट सकता. आप जिसको भी माल बेच रहे हो वो अदर स्टेट में बेच रहे हो तब, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट एट सोर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे. एज अ टैक्स डिडक्टर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. तो एस टीडीएस डिडक्टर हैज टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी
विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपको टीडीएस काटना है कोई भी किसी भी ऐसे सप्लाईज के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा। The deductor has a prevailing obtain the registration under GST without any requiring PAN. He can obtain the registration by using his टैन नंबर। यानी अगर कंपनी है तो पैन नंबर की जरूरत नहीं, उसका टैन नंबर होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इश्यू किया होता है। वो कंपनीज के लिए टैन नंबर होता है, नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल्स के लिए या एचयूएफ के लिए हमारे पास पैन कार्ड होता है। तो टैन नंबर जो आपके पास है उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। A person required to be deducted at source under the section 51 shall be electronically submit application। उसको ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, तो उसको ऑनलाइन एक अप्लाई करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। REG07 नंबर का फॉर्म उसको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन करना होगा। The proper officer may grant the registration after the due verification and issue the certificate of registration। वहां पे जो अथॉरिटी जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑथराइज पर्सन होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपको REG रजिस्ट्रेशन नंबर 06 नंबर का फॉर्म आपको रजिस्टर करके देंगे विद इन द पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपने जब भी अप्लाई किया है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको REG जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म 06 है वो रजिस्टर करके दिया जाएगा। Provisions applicable from the 1st October 2018 and the aforesaid provisions of the section 51 are applicable from the 1st October। 1st October से ये रूल एप्लीकेबल हुआ था, उससे पहले ये रूल नहीं था। तो एजेंसी के बारे में बात करते हैं कि एजेंट है तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं है, और है तो किस तरह से। सेक्शन 25(7) के अंदर मेंशन किया गया है, सॉरी 24(7) के अंदर मेंशन किया गया है। A person make the taxable supply of goods and service on behalf of the other taxable person। यानी कोई प्रिंसिपल पर्सन है, उसकी चीज आप बेच रहे हो एज एन एजेंट, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ही मे बी एजेंट हो सकता है और अदरवाइज और कोई भी नाम हो सकता है। सच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। उसको कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक केस बनाकर देखते हैं कि एक्स जो है अपॉइंट है, अपॉइंट्स वाई टू प्रोसीड द सर्टेन गुड्स फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रोसीड करने के लिए एक्स ने वाई को अपॉइंट किया हुआ है। वाई प्रिपेयर्स लिस्ट ऑफ द वेरियस सप्लायर्स हु कैन बी प्रोवाइड द गुड्स एट डिजायर बाय द एक्स। वाई ने क्या किया कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो उसने एक आइडेंटिफाई किया, जेड जेड बंदा जो है वन ऑफ इज सप्लायर, वो एक्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। तो एट द डिफरेंट सॉरी एज अ डायरेक्ट हिम टू बी सेंड 1000 यूनिट्स टू एक्स। वाई ने जिस तरह से कहा है, यानी उसके हिसाब से जेड ने एक्स को क्या कर दिया कि डायरेक्टली इनवॉइस बेच के उसने डायरेक्टली एक्स से बिजनेस कर लिया। तो यहाँ इनवॉइस वाई के पास नहीं आता है तो वाई एजेंट नहीं कहलाएगा। वाई पेमेंट भी नहीं कर रहा है, नहीं वाई के नाम से कोई बिल जाता है और या फिर उसके बिहाफ पे होता है। यहाँ पे देखो तो वाई इज एन ऑन नो वे द इन्वॉल्व हिमसेल्फ एज अ सप्लाई और रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, या वो उस एक्स के बिहाफ पे गुड्स रिसीव भी नहीं कर रहा या वो उसके बिहाफ पे पेमेंट भी नहीं कर रहा। सो टेक्निकली वाई इज नॉट एन एजेंट, तो उसे हम एजेंट नहीं कह सकते अंडर द CGST एक्ट। इज नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 24(7). If however the turnover of Y is more than threshold limit 20 लाख, अगर 20 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर है, ओके आप 10 लाख स्पेशल कैटेगरी में या फिर 40 लाख, तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज अ नॉर्मल प्रोविजन, उसको रजिस्ट्रेशन वाई को करवाना पड़ेगा। लेकिन ये केसेस के अंदर बात की जाए तो नहीं उसको गुड्स रिसीव होता है, नहीं उसको उसके बिहाफ पे पेमेंट होता है। यहाँ डायरेक्टली जेड एक्स से कम्यूट करता है। तो इससे इसका मतलब ये हो गया वो कम्युनिकेशन कर रहा है डायरेक्टली, तो वाई साइड हो गया, उसको कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा, तो वो एजेंट नहीं कहलाएगा। एक और केस देखते हैं। एज अ वेल नोन आर्टिस्ट अपॉइंट्स बी दैट इज एन ऑक्शनरी टू ऑक्शन हिज पेंटिंग्स। यानी एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था मिस्टर ए जो अपनी पेंटिंग बनाता था और मिस्टर बी जो था वो ऑक्शन करता था उसका। बी एग्री टू बी द ऑक्शंस एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर्स, जो पोटेंशियल बिडर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसके साथ ऑक्शन करता था। हाईएस्ट बीड आर इज एक्सेप्टेड, द पेंटिंग इज टू बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर, तो हाईएस्ट बीड लगा उसको बेच दिया जाता था।
द इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द पेंटिंग इज इश्यूड बाय बी। बी अपने नाम से वो क्या करता था, बाय हिज ओन नेम, जो कि एक एजेंट है, एक ऑक्शनर है, तो वो अपने नाम से बिल देता था ऑन बिहाफ ऑफ ए, एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। यानी ए अपनी सारी पेंटिंग बी को दे देता था, बी हाईएस्ट बीड के ऊपर उसको बेच देता था और अब के अपने नाम से बिल देता था। इसका मतलब यहाँ पे तो बिल बी पक्का एजेंट हो गया, तो एज एन एजेंट उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो in this scenario, B is not merely providing the auxiliary services, but also supplying the painting on behalf of A to the bidder, and has the authority to transfer the titles of paintings on behalf of A. A के behalf पे वो अपनी उसकी titles भी दे रहा, बेच रहा। So this scenario covered under section 24/7. Sorry, 24/7. In other words, a B is liable for the registration even if his turnover is lower than threshold limit. हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एज एन एजेंट होता है, कोई बंदा काम करता है, तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं भी है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टर बी ऑप्शनल को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक और केस लेते हैं कि मिस्टर पी जो है वो सेल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ क्यू। यानी क्यू की सर्विस लेके मिस्टर पी क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट बेचता है इन द कमीशन एजेंट एज पर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी एक्ट। मार्केटिंग कमिटी एक्ट है, उसके हिसाब से वो कमीशन के ऊपर देता है। और क्यू आइडेंटिफाई द बायर्स, यानी क्यू क्या करता है, उसके लिए कस्टमर ले आता है एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पी, और पी के बिहाफ पे वो गुड्स बेच लेता है, फॉर विच ही इज चार्ज द कमीशन, उसको बीच में कमीशन मिलता है फ्रॉम द पी। इनवॉइस इज इश्यूड बाय क्यू, क्यू अपने नाम से इनवॉइस यानी बिल बना के जो कस्टमर है उसको देते हैं, तो हिज अल्टीमेट बायर। तो यहाँ पे क्यू एजेंट हो गया। सो क्यू इज एन एजेंट अंडर द CGST एक्ट। Now the question arises whether Q is covered by the provisions of section 24/7 and the compulsory registration is required. यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है, तो रिगार्डलेस इज टर्नओवर, टर्नओवर के हिसाब से देखा नहीं जाएगा। According to section 24/6, a person is liable for the mandatory registration if he make the taxable supply of goods and service. जो अगर कोई भी बंदा है जो गुड्स और सर्विस टैक्सेबल अपने बिहाफ पे बेचता है, लायबल है उसके लिए, according to the requirement of the compulsory registration, even if the turnover is below the threshold limit, for the commission agent under the aforesaid provision 24(5) shall arise when both the following conditions are satisfied. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नंबर 1 कि a principal should be the taxable, और नंबर 2 कि the supplier made the commission agent should be taxable। जो भी सप्लाई जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सब टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, वो प्रोडक्ट टैक्सेबल होनी चाहिए, और सेकंड जिससे आप प्रिंसिपल पर्सन है वो भी टैक्सेबल है, तो एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो अंडर सेक्शन 23, agriculture who supplies a product out of the cultivation of land is not liable for registration। यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्रीकल्चरिस्ट होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। Therefore, P does not fall within the ambit of the taxable person। यानी P अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहा था क्यू को, है ना, तो P तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, यानी प्रिंसिपल तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। आगे बात करें तो सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेकिंग कमिटी और बोर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइड द कमीशन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी के अंदर अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर सेल या परचेज कर रहे हो एज एन एजेंट, कमीशन एजेंट, तो वो भी इसके अंदर एग्जेम्पशन नहीं है, सॉरी एग्जेम्प्टेड है अंडर द जीएसटी बाय द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एंट्री नंबर 54। तो एजेंट को यहाँ पे नहीं करवाना पड़ेगा। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्यू इन दिस केस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, वो जीएसटी में से एग्जेम्प्ट है। तो कमीशन एजेंट इज नॉट लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है अंडर द सेक्शन 24(7). इसको यहाँ पे एजेंट की तरह क्यू को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। सो हाउएवर where the commission agent is liable to pay GST under the reverse charge mechanism, अगर उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, he is required to get registered, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये होता है एजेंट के लिए रूल्स। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी रूल्स है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।